नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आफा खानम शेरवानी। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपका सिनेमा ही आपका स्टेटमेंट है। कई बार सिनेमा होता है, कई बार कोई चीज़ें मैं लिखता हूँ जिसमें बहुत ही लाउडली वो चीख करके वो मेरा लिखना ना कह रहा हो, लेकिन बड़े अपने अंदाज से वो कह रहा है कि मेरा अपना स्टैंड क्या है, मेरा अपना विरोध क्या है। मुझे दूसरे तरीके से पूछते हुए इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से फंसाती हूँ। जितनी पृष्ठभूमि आप बार बार इतिहास को खुद लेकर आते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि इतिहास का हमें ध्यान रखना है, लेकिन आप इतिहास भूल रहे हैं कि किस तरह से ये इतने गरीब लोग जो मुसलमान ये गरीब हुए कैसे, ये तो गौर करना पड़ेगा। ये मेरे भाई अब आप सच्चर कमेटी के सर सैयद को पढ़ लीजिए। सर सैयद के खिलाफ आपको मालूम है अंग्रेजी की एजुकेशन कितने फतवे थे, तो कौन जिम्मेदार है हमें बेइल्म रखने के लिए? तो ये तो 1857 के बाद के हालात। अरे तो ये एटीट्यूड तो आज अगर मैं आपको पिछले साल की तकरीर दिखा दूं देवबंद के एक बड़े आलिम की कि मॉडर्न एजुकेशन में मत जाओ। आपने खुद ही बताया, अभी सच्चर कमेटी ने भी बताया कि 4% मुसलमान से मदरसा जाता है, 96% के बारे में तो सोचेंगे आप। बड़ी मुसीबत है। वो 4% का कब्जा मस्जिद के मिंबरों पे है और वहां पे वो ये बताता है लोगों को, और वो मुझे कहता है जरा अपनी टॉलरेंस पर गौर करिए। सिर्फ गैर मुस्लिम काफिर नहीं है, देवबंदी के नजदीक बरेलवी काफिर है, बरेलवी के नजदीक देवबंदी, दोनों के नजदीक अहले हदीस काफिर है, तीनों के नजदीक शिया काफिर है, चारों ने अहमदियों को बाहर कर दिया। जरा अपने एटीट्यूड पर गौर करिए। क्या उस फ्रीडम पे आक्षेप आया है? क्या वो फ्रीडम जिसका हम जिक्र करें, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है फिलहाल कि भारत का भविष्य लोकतांत्रिक होगा भी या नहीं, इसमें भी शक है लोगों को कि जिस दिशा में मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस देश का प्रजातंत्र कहीं नहीं जाने वाला है। मैं बहुत ही होपफुल हूँ, और पता नहीं लोगों को क्यों डर लग रहा है। देखिए, हर 4 साल में या 5 साल में चुनाव होते हैं। जिसको डर लगता है वो सरकार के खिलाफ में चुनाव में उतर जाए। न सिर्फ कि आप अच्छा खेलना जानते हैं, बल्कि अच्छा सोचना, अच्छा बोलना भी जानते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। इरफान पठान जो कि क्रिकेटर रहे हैं, और एक तरह से क्रिकेट जो है वो एक राष्ट्रवाद के एक सिंबल के तौर पर हमेशा देखा गया। चाहे वो हमने फिल्मों में देखा हो कि किस तरह से पोर्ट्रेयल हुआ है क्रिकेटर्स का, या फिर हमने देखा है कि भारत पाकिस्तान मैच के दौरान जिस तरह से राष्ट्रवादी भावनाएं और खासकर समुदायों में बटी हुई भावनाएं भी हमने देखी हैं। ऐसे में इरफान पठान ने जब एक दशक भारत के लिए खेला, तो क्या इरफान पठान होने का कभी कोई एहसास हुआ? बिल्कुल एहसास हुआ। इरफान पठान होने का, एक बाशिंदा होने का, मुल्क का एक प्यारा बाशिंदा होने का बिल्कुल एहसास हुआ। बहुत प्यार मिला, और बहुत लोगों ने जितना प्यार दिया, जो इससे पहले मैं 15 साल की उम्र से ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं 15 साल का जब था तब मैं पहली बार इंडिया अंडर 15 को खेला था। और जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हमेशा प्यार मिला है, हमेशा इज्जत मिली है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इरफान पठान कौन है, कहाँ से आता है। बस इतना प्यार मिला है कि इरफान पठान आ रहा है, पहली बॉल डाल रहा है, पहले या दूसरी ओवर में विकेट निकाल रहा है, हैट्रिक निकाल रहा है, वर्ल्ड कप जीत रहा है। सिर्फ प्यार मिला है। हाँ, सिर्फ नाराजगी तभी मिली है जब इंडिया हारी है, और वो मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ मिली है। हम एक लोकतंत्र हैं, हमारा संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, वो लिबरल वैल्यूज की यानी कि उदारवादी विचारधारा की बात करता है हमारा संविधान, प्रगतिशीलता की बात करता है हमारा संविधान, यानी कि प्रोग्रेसिव थॉट की बात करता है। तो इस सब को लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। एक पत्रकार के तौर पर भी मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि मैं डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, लिबरल, प्रोग्रेसिव और इसके अलावा साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनी पत्रकारिता के जरिए मैं इन सब चीजों को बढ़ावा दूं, जिससे बेहतर इंसानियत पैदा हो, बेहतर हिंदुस्तानियत पैदा हो। 3 days later, यहाँ पर एक आम राय, कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि एक आम राय इसको लेकर बने कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाए जहाँ हमारी मजहबी पहचानों, हमारी मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह का एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें।
और ये प्रोटेस्ट भी हमें उसी सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहां हम सबको शामिल करेंगे। तो हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं यहां पर इसको आई वांट टू रीट्रेट, यहां हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगला सवाल आरिफ साहब, क्या जिस तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि भारत धीरे धीरे एक सेक्युलर डेमोक्रेसी से एक हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपने कभी एतराज किया उन मुल्कों पे जहां पे इस्लामी हुकूमत है? मैं कह रही हूँ कि भारत के नजरिए से बात करें, वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। आज दुनिया ग्लोबल विलेज है, लेकिन ये बहुत लंबी आज बहस हो बहुत जाएगी। ग्लोबल विलेज है। और हिंदू राष्ट्र से आप क्या समझती हैं, ये बताइए मुझे। जहां पर माइनॉरिटीज जो मुसलमान हैं या ईसाई हैं या दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, हिंदू आई विश आप मुझे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाएं, उनके अधिकार छीन लिया जाए। असल चीज पाइए, ये तारीख दूसरे मजाहिब की है। हिंदू मजहब में दूसरे दर्जे के शहरी का तस्वुर ही नहीं। आपको दूसरे सवाल एक और पूछना चाहती हूँ, वो ये कि क्या फिल्मों के जरिए राजनीति हो रही है? फिल्मों के जरिए जिस तरह की फिल्में बनाई जाए, चाहे वो पद्मावत हो या वो खिलजी के ऊपर फिल्म हो, या फिर जिस तरह की फिल्में बन रही हैं पुराने ऐतिहासिक जो हैं वो निकाल कर, जिसे उन कालों को लेकर जहाँ पे एक खास समुदाय को आप निशाना बना सकते हो, क्या फिल्मों का अपना एक पर्पस, एक उद्देश्य आप दें? मैंने पद्मावत देखी थी, ये पद्मावत भी देखी थी मैंने, और मुझे लगा कि शायद क्या हम लोग कुछ ज़्यादा ही नहीं पढ़ रहे हैं इसमें। आप ही मुझे बताएं कि क्या मुग़ल आज़म कहीं से भी किसी भी तरीके से सच के करीब थी या फिर इतिहास के करीब थी, जो इतिहास हमने पढ़ा है? नहीं थी, है ना। तो जब मुग़ल आज़म कहीं से वो सच के करीब नहीं थी, तो शायद चूंकि समय ऐसा है, हमको हर फिल्म मेकर पे शक हो रहा है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।